आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा, और हमारे साथ हैं शालिनी जी। शालिनी मित्तल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पूजा, थैंक यू स्वागत करने के लिए। और सबसे पहले स्वागत करा देते हैं हमारे आज के गेस्ट का। जी, आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर पर। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर संध्या जैन, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं जीटीबी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अलका दाहिया, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया पूजा जी, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। साथियों, किसी भी परिवार की खुशहाली निर्भर करती है परिवार की महिला सदस्य पर, क्योंकि ये वो सदस्य है जो परिवार के खाने और आराम का ध्यान रखती है ताकि सभी की हेल्थ अच्छी रहे और परिवार हेल्दी और हैप्पी रहे। ऐसे में उस महिला के खुद का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, ये तो समझा जा सकता है। क्या कहेंगी शालिनी जी आप? बिल्कुल सही कहा तुमने, और ये हम अपने कार्यक्रम में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि स्वस्थ रहना है तो खुश रहना चाहिए और साथ ही साथ जानकारी होनी चाहिए। तो आज जो हम जानकारी दे रहे हैं वो हमारी जो महिला लिसनर्स हैं, हमारी जो महिला रेडियो डॉक्टर की सुनने वाली साथी हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये गुजारिश ज़रूर करना चाहेंगे कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़िए, यानी हमारी महिला श्रोताओं से मैं कह रही हूँ कि आप जुड़िए और अपनी परेशानी को छुपाइए मत, क्योंकि छुपाने से समस्या बढ़ती है, उसका निदान नहीं होता है, उसका उपचार नहीं होता है, और हमें तो उसे हटाना है। तो आपकी जो परेशानी है उसको आप खुलकर यहाँ पर जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। सबसे पहले जो प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, डॉक्टर संध्या जैन, आज का विषय है ओवेरियन सिस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। क्या होता है ओवेरियन सिस्ट? शालिनी जी, ओवरी हम समझते हैं ये फीमेल जो लेडी होती है उसके प्रजनन अंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ओवरी होती है, तो यानी स्त्री के शरीर में दो ओवरीज होती हैं और वो हार्मोन रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो स्त्री को उसके स्त्रीत्व के लिए बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली ये छोटे बादाम के आकार की इतनी छोटी होती हैं, ये एक एक ओवरी दोनों साइड, बट कई बार इनमें छोटी छोटी पानी की सिस्ट बन जाती हैं, या कहिए छोटी छोटी गांठें सी बन जाती हैं, उसमें पानी होता है, और ये काफ़ी बार नॉर्मल प्रक्रिया ही होती है। नॉर्मली भी ओवरियों में छोटी छोटी सिस्ट बनती हैं जो अपने आप फूट जाती हैं। कई बार ये थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, कोई हार्मोनल थोड़ा बहुत लोकल इम्बैलेंस, और उससे तब इन्हें ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। और जनरली क्या होता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता, अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, की आपके तो ओवरी में सिस्ट है, तो इस तरह पता चलता है। इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कैसे उपचार किया जाता है, ये सब हम आगे कार्यक्रम में बात करेंगे। डॉक्टर अलका दहिया, आपसे जानना चाहेंगे, दूसरा हमारा पक्ष जो हमने कार्यक्रम में दो चीजों को लिया है, ओवेरियन कैंसर, ये क्या है? क्या ये सिमिलर चीज होती है या कुछ अलग है? तो जैसे कि अभी मैडम ने हमें बताया कि किस तरह एक स्त्री के बॉडी में दो ओवरीज होती हैं, जिसे हम अंडाकोश भी कहते हैं। तो अगर उसमें कभी कभी कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स गांठें बन जाएं जो साधारण पानी की गांठें ना होकर कुछ सॉलिड गांठें हैं, जिनके साथ साथ कुछ अबनॉर्मल ग्रोथ जुड़ी हुई है, शरीर में पानी फैला हुआ है, तो ऐसे में हमारा शक जाता है अंडाकोश के कैंसर की तरफ, जो साधारण ओवरी की गांठ ना होकर, जिसमें कई बार सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने से या कुछ दवाइयां देने से चीजें ठीक हो जाती हैं। इस केस में ठीक से इस चीज को इवैल्यूएट करना और फिर उसके आधार पर डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है कि इसका इलाज क्या रहेगा। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा आज का विषय, तो हमें इंतजार है आपके कॉल्स का, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। डॉक्टर संध्या, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ओवेरियन सिस्ट का कोई लक्षण नहीं पता चलता है, तो कैसे कोई महिला ये जाने कि उसको ओवेरियन सिस्ट है, या उसको जरूरत है कि वो जाए और कुछ टेस्ट कराए? तो अगर छोटी सिस्ट होती है, जनरली क्या होता है, पेशेंट किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने जाता है कुछ और समस्या के लिए, या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के कई बार हमारे को कुछ पेट दर्द हुआ हल्का सा, हम अपने आप ही अल्ट्रासाउंड कराने चले जाते हैं और उसमें पता लगता है कि ओवरी में 2, 3, 4 सेंटीमीटर की सिस्ट है। दर्द कहीं और है लेकिन सिस्ट नीचे की तरफ है, बट पेशेंट को उससे बहुत कंसर्न हो जाते हैं। तो काफ़ी बार इसको कहते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग, मतलब पेशेंट को सिस्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन
उसको अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है, और उस वजह से वो अननेसेसरी वरी करने लगती है कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। और जिस तरह से डॉक्टर ने उसे समझाया होता है, जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर हैं, उस हिसाब से वो सोचने लगती है। सिस्ट कई बार बड़ी हो जाती है, 6, 7, 8 सेंट, हमने और बड़ी सिस्ट भी देखी हैं। तो उनमें जो कॉमनेस्ट सिम्टम होता है वो पेन होता है, नीचे की तरफ पेन होता है बच्चे यूट्रस की तरफ, और कई बार रेयरली क्या होता है उसके अंदर वो घूम जाती है, वो यूट्रस और ओवरी के बीच में एक जैसे पेडिकल जिसे कहते हैं, एक जुड़ाव की जो टिश्यू होता है वहां से वो घूम के, तो उस वजह से सडन कई बार बहुत सिवियर पेन हो जाता है, या सिस्ट फूट जाती है पेट के अंदर जिसे हम रप्चर कहते हैं, तो पेन, सिवियर पेन के साथ पहली बार उसे पता चलता है। या फिर उसमें ब्लीडिंग हो जाती है अंदर, तो अंदर ही अंदर ब्लड। तो बहुत तरह की प्रेजेंटेशन हो सकती है, बट ज़्यादातर ओवेरियन सिस्ट बहुत छोटी और बिना कोई खास मेडिकल इम्पोर्टेंस की होती हैं, और उनको कोई सिम्टम नहीं होता पेशेंट को। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ा जा सकता है? जैसे आपने कहा इंसिडेंटल फाइंडिंग हो गई, तो क्या करना चाहिए महिला को? क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, या ऑब्जर्व करना चाहिए, या कोई टेस्ट पीरियोडिकली कराना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? तो अगर ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है और उसके साथ वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है कि देखिए मेरे अल्ट्रासाउंड में आया है, मुझे तो बहुत गहरी बीमारी हो गई है, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट का ड्यूटी या फर्ज बनता है कि वो पेशेंट के साथ बैठ के पहले तो उसकी एंजाइटीज को समझे और उसको आंसर करे। और ये होता है कि ज़्यादातर सिस्ट, आई थिंक डॉक्टर अलका भी मेरे साथ एग्री करेंगी कि 90-95% से ज़्यादा सिस्ट जो होती हैं उनकी कोई मेडिकल इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो बनती हैं 6-8, हम जनरली इन्हें कहते हैं कि आप 3 मंथ्स बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो ये डिसअपियर हो जाएंगी, यानी ये गायब हो जाएंगी, तो कुछ भी नहीं करना होता। बट उसमें अल्ट्रासाउंड में कुछ फीचर्स होते हैं या कुछ मार्कर्स होते हैं जिससे हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाता है। जैसे अगर सिस्ट केवल सिंपल पानी की थैली होती है, 7-8 सेंटीमीटर से कम होती है, पेशेंट को कोई सिम्टम और नहीं है, कोई वेट लॉस नहीं हो रहा, भूख ठीक लग रही है, कुछ पेट के सिम्टम्स नहीं है, तो हम उसे फॉलो करते हैं और कहते हैं कि आप ये सिम्टम्स के प्रति अलर्ट रहें, कभी बहुत सिवियर पेन हो या कुछ हो तो आएँ ज़रूर, अदरवाइज 3 मंथ्स में रिपीट अल्ट्रासाउंड कराएं। और अगर बड़ी है, 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा सिस्ट है, तो डेफिनेटली गाइडलाइंस कहती हैं कि उसको इवैल्यूएट करने के लिए लैप्रोस्कोपी या ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन से उसको निकाल के उसकी बायोप्सी करनी चाहिए। जी डॉक्टर अलका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई महिला कब और क्यों सिस्ट से ग्रसित होती है? रीजन? ओवरीज में सिस्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं और वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि सिस्ट है किस टाइप की। जैसे कि मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ जो आजकल बहुत कॉमन है, जैसे कि पीसीओडी। पीसीओडी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें ओवरीज में छोटे 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 फॉलिकल्स बन जाते हैं, और ये यूजुअली उन लेडीज या उन महिलाओं में पाया जाता है जो या तो ओवरवेट हैं, जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, बैड ईटिंग हैबिट्स या ऐसे लाइफस्टाइल, या कभी कभी अकस्मात। तो ऐसे केसेस में जो सिस्ट होती हैं वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं और उनका ट्रीटमेंट हार्मोनल होता है। वहीं सेम टाइम कई बार यंग लेडीज में, जैसे कि फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 40 ईयर्स, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो उस टाइम बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है ओवरीज में, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। आप मानेंगे नहीं, बट लगभग 15 to 20% रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित हैं। और कुछ चीज़ों का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, कई बार जेनेटिक चेंजेस की वजह से, कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से, फूड और ईटिंग हैबिट्स की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। और एक चीज जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, वो है जेनेटिक हिस्ट्री, कि अगर आपकी फैमिली में मदर या मैटरनल साइड पे किसी भी फीमेल को ऐसी प्रॉब्लम है, सो आपको भी ये चांस है इन अराउंड 10 to 15% ऑफ केसेस कि आप इसे इनहेरिट कर लें। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्ट होने के। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है अनूप कुमार का रांची से। वो कह रहे हैं कि प्लीज टेल पीसीओडी क्योर कैसे किया जाए? तो पीसीओएस, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 5 to 10% जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो इस बीमारी से ग्रसित है, और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। इसके पुअर लाइफस्टाइल या ईटिंग हैबिट्स या डायबिटीज, फैमिली में चली आ रही डायबिटीज, इन सब की वजह से पीसीओएस हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये एक कंप्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है। जिस तरह बीपी, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसी तरह पीसीओएस भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है।
और आप किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास अगर इस बीमारी को लेकर जाएंगे तो 80 to 90% ऑफ द टाइम इसका ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही होता है। और जब उससे हम इस चीज़ को रिवर्स या उससे हम इस चीज़ को कम नहीं कर पाते तो हम पेशेंट को हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट आपका एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से साइकिल्स टाइम पे नहीं आते हैं, एक्ने होना, हेयर फॉल होना, ऐसी सारी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं। बट ट्रीटमेंट सिंपल है और वो स्टार्ट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट विषय है वो है ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जिनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो मैडम जी को नमस्कार। जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न करें। रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली 27 से। जी चट्ठा जी, आज हम ओवेरियन सिस्ट और कैंसर पर बात कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसकी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम या उसके असर होता, कृपया। जी, आपकी आवाज अब कट रही है, लेकिन प्रश्न हमारी डॉक्टर ने सुन लिया है। डॉक्टर संध्या, प्रश्न अच्छा है। और कैंसर से भी मैं पहले सिस्ट की बात करूंगी, क्योंकि कैंसर तो बहुत रेयर चीज़ है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे का देखने के लिए, तो साथ में पता चलता है कि सिस्ट है बच्चेदानी के बगल में। तो अगर वो छोटी है और उससे कोई सिम्टम नहीं है, बहुत पेन नहीं है या दिक्कत नहीं है, तो सिस्ट को हम पूरी प्रेगनेंसी में छोड़ देते हैं, बस उसका साइज फॉलो करते हैं। अगर वो डिलीवरी के टाइम यानी 9वें महीने में बहुत बड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है कि बर्थ पैसेज यानी बच्चा जो निकलेगा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी या रुकावट पैदा करेगी, तो सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज जनरली इन सिस्ट को हम डिलीवरी के बाद ही डील करते हैं, बस हम इंश्योर कर लेते हैं कि इनमें कैंसर तो नहीं है। और अगर उसमें कैंसर की कुछ गुंजाइश लगती है तो वो डॉक्टर अलका आपको बताएंगी अभी। जी, तो बस एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि किस तरह हम मॉनिटरिंग रखने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी ये सिस्ट ज़्यादा बड़ा होने की वजह से अर्ली इन द प्रेगनेंसी, मतलब अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से गुजर रहे हैं और ये सिस्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो जो इमेजिंग हम करते हैं, अगर हमें अल्ट्रासाउंड में कोई डाउट है तो हम MRI करते हैं, क्योंकि उसमें रेडिएशन नहीं होता, नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है। और इसमें अगर हमें कोई सस्पिशन नज़र आता है, कोई संदेह है कि ये कैंसरस हो सकता है और हम लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते, पर उसी टाइम हमें ये भी देखना है कि हम बेबी और मदर को कोई हार्म ना करें, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसकी सर्जरी की जा सकती है। 16 हफ्तों से लेके 24 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी एक आइडियल टाइम होता है ऐसे किसी भी मास को निकालने का जो वेट नहीं कर सकता। बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर जो मासेस होते हैं वो बिनाइन, मतलब नॉन कैंसरस होते हैं और हम आराम से उनका वेट किया जा सकता है, और अगर आइडियल हो तो डिलीवरी या डिलीवरी के बाद उसको निकाला जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास मेरठ से। हाँ जी, हाँ। मैं उसी को ही देख रही थी कि मेरठ से जो शिव जी ने लिखा है, ये ल्यूकेरिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर संध्या। ल्यूकोरिया एक कॉमन वर्ड है एक्चुअली, लेमैन जिसे हम कहते हैं कि पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे ल्यूकोरिया हो गया है। ल्यूकोरिया एक्चुअली आई थिंक दे मीन कि बच्चेदानी के रास्ते से वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है उनको। ल्यूकोरिया वैसे वाइट डिस्चार्ज को कहते हैं, बट जनरल टर्म में वो उसको वेजाइनल डिस्चार्ज को ल्यूकोरिया बोलते हैं। जी। तो ये जानना चाहते हैं इनके बेटी को ये है प्रॉब्लम, तो ये क्या करें, इसके लिए एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, बेटी की उम्र क्या है, और 14 साल लिखी है इन्होंने। अच्छा, 14 साल में वैसे कॉमन नहीं है ल्यूकोरिया होना, बट कुछ हमें चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि एक तो हाइजीन, लोकल हाइजीन कैसा है बच्चे का, सफाई रख रही है। कई बार बहुत छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, इवन 2-3 इयर्स के, जिनको ये डिस्चार्ज होता है, रेयरली फॉरेन बॉडी होती है, मतलब उस तरह की चीजें भी हम सोचते हैं। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है मैम इनका मैसेज, पर मैंने लिखा है कि 5 साल की जब से वो थी तब से इनको ये प्रॉब्लम लग रहा है कि उनको है, अब वो 14 साल की है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाके एक बार लोकल चेकअप कराना चाहिए। ज्यादातर कारण लोकल इन्फेक्शन या कोई फॉरेन बॉडी या कई बार, बट हैविंग सेड दैट, इस फोरम पे हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल जो सेक्सुअल डेब्यू है बच्चों, मतलब यू नो यंग जनरेशन का,
तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता, बच्चे डिस्कस भी नहीं, तो बच्चों के साथ एक ऐसी ओपन एसोसिएशन रखना बहुत ज़रूरी है कि जिससे हम उनकी अपनी बात उनको कह सकें और उनकी बात भी समझ सकें, सो दैट अगर कुछ ऐसी बात है सम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री वगैरह, तो वो भी हम मतलब कॉन्फिडेंशियली अपनी ओपीडी में पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें जाना चाहिए और किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल दिखा लेना। एक और क्वेश्चन है मैम, रंजय कुमार झा का, दिल्ली से। वो लिखते हैं कि कितना सीएम तक सिस्ट डेंजरस होता है, और सिस्ट पेशेंट को है तो कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? तो सिस्ट में साइज ऑल्दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट उसके साइज से हम ये नहीं बता सकते कि वो डेंजरस है या नहीं। साइज के साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं। डेफिनेटली अगर सिस्ट 8 से 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, उसमें पानी की जगह रेशे भी बने हुए हैं, कुछ सॉलिड एरियाज नजर आ रहे हैं, और उस गांठ के बाहर भी शरीर में पानी है, और कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि CA-125, CA-19.9 इनकी मात्राएं बढ़ी हुई हैं, तो इस सब के मेलझोल से हम ये बता सकते हैं कि वो सिस्ट अच्छा रूप नहीं दर्शाती। तो साइज के साथ साथ आपको बाकी सारी चीजें भी अपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी पड़ती हैं, और अगर वो ये बताते हैं कि ये सारी फैक्टर्स या फीचर्स उस सिस्ट में नजर आते हैं, तो 8 या 10 सेंटीमीटर से बड़ी ऐसी सिस्ट हमेशा एक सर्जरी के लिए हमें ऑप्ट करना होता है। जी डॉक्टर साहब, मैंने एक और एसोसिएटेड वर्ड सुना है जिसको पोलिप कहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी क्या ये सिमिलर चीज है सिस्ट, या कुछ अलग होती है? देखिए, प्रजनन अंग में एक तो बच्चेदानी होती है, ओवरीज होती हैं, और विजाइना और सर्विक्स होता है। तो पॉलिप जनरली या तो यूट्रस के अंदर होता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं, या सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह पे होता है, और बहुत रेयरली विजाइना में भी कोई पॉलिप दिख सकता है। ओवरी में पर से पॉलिप वर्ड ओवरी के लिए हम यूज नहीं करते, सिस्ट वर्ड ज्यादा कॉमनली यूज है। मैम, स्वाति का दिल्ली से मैसेज आया है, वो पूछ रही हैं कि क्या सिस्ट बिना मेडिसिन के ठीक हो सकता है? बिल्कुल, ज्यादातर सिस्ट बिना दवाई के ही ठीक होती है। यही मैं आपको आज इस फोरम पे हमें एक मैसेज ये देना है जी। हमारी डॉक्टरी का जो आधा पार्ट है वो है काउंसलिंग पेशेंट की, और आधा पार्ट है मेडिसिन। तो सिस्ट तो बिल्कुल ऐसी चीज है जो हम कहते हैं कि आप 3 मंथ्स बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड कराएं, मोर देन 90% वो सिस्ट गायब हो जाएगी। पीसीओएस के बहुत अल्ट्रासाउंड्स आते हैं, मदर बहुत वरिड आती हैं 13, 14, 15 साल की कि देखो इसको तो इतनी बड़ी गहन बीमारी हो गई, पीसीओएस होगा। बट पीसीओएस के बहुत डेफिनेट क्राइटेरिया हैं मेडिकली, 3-4 क्राइटेरिया, उन चारों को फुलफिल किए बिना आप पीसीओएस लेबल कर ही नहीं सकते अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड पे पीसीओएस का डायग्नोसिस बनाना बिल्कुल गलत है, और इस तरह से पेशेंट्स को परेशान, कई बार रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस तरीके से डरा भी देते हैं पेशेंट्स को, तो वो भी एक सही बात नहीं है। तो हम काफ़ी उनकी काउंसलिंग करके उन्हें समझाते हैं कि जैसे डॉक्टर अलका ने कहा, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कोई दवाई नहीं, एंड अपने आप 20 ईयर्स क्रॉस करने के बाद दे गेट करेक्टेड। जी जी, तो बहुत पॉजिटिव बात आपने ये बोली, और बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे कि इसको घबरा कर या परेशान होकर नहीं देखना है, और डॉक्टर आपको सही तरह से बता सकता है कि क्या चेंजेस करने। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लौट कर आते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे साथ है डॉक्टर संध्या जैन जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं जीटीबी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अलका दाहिया जो कि गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैम, एक और क्वेश्चन है हमारे लिसनर का। वो लिखती हैं, मुक्ता हैं, ये लिख रही हैं कि मैम आई एम 46 years old, cyst getting control with medicine, but doctor has recommended to remove complete ovary and uterus in near future. I am single. तो ये जो भी कंडीशन है, इसका जो इलाज होगा वो काफ़ी सारी डिटेल्स पे डिपेंड करता है। अभी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ये सिस्ट कोई बिनाइन या नॉन कैंसरस कंडीशन है जो कि शायद उनके इवैल्यूएशन पे पता चला हो और वो मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेज हो रहा है, तो कई बार ऐसी सिस्ट में फ्यूचर रिस्क होता है कोई बॉर्डरलाइन चेंजेस होने का या कोई कैंसरस चेंजेस होने का। तो इसीलिए कई बार डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अगर फ्यूचर में इसका साइज बढ़ता है या फिर आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं या उनकी एज में मेनोपॉज है नहीं है, उनका पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस होने के बाद कई बार सिस्ट का कैंसरस होने का या आगे चलकर उसके कैंसरस बनने का चांस बढ़ जाता है।
तो ऐसे में डॉक्टर्स कई बार ये सजेस्ट करते हैं कि हमें अगर कोई सस्पिशियस चेंजेस फ्यूचर में दिखते हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपना यूट्रस और ओवरीज निकलवा दें। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही एक औरत की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, उनका ओवेरियन फंक्शन डिक्लाइन होता है, उनकी पोटेंशियल डिक्लाइन होती है कंसीव करने की। तो आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50 years द चांसेस ऑफ कंसीविंग बिकम इंक्रीजिंगली लेस। और अगर एट द सेम टाइम आपके कैंसरस होने के या बॉर्डर लाइन कैंसरस होने के भी, जो कि बिनाइन दैट इज नॉन कैंसरस कैंसर के बीच की एक सिचुएशन है, तो उस केस में कंप्लीट सर्जरी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देखते हुए कंडीशन कब से चली आ रही है, कितनी कंट्रोल्ड या कितनी अनकंट्रोल्ड है, वो सब देख के डिसीजन लेना पड़ता है पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग, फैमिली की प्रॉपर काउंसलिंग के बाद। जी मैम, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो मैम, मेरा नाम ना दृशा है। मुझे ना पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना मेरे फेस पे, चीक्स एरिया पे ना बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है और चेस्ट के राइट साइड भी ड्राइनेस रहती है, जिसकी वजह से इचिंग भी बहुत होती है। तो इसलिए मैं क्या करूँ, प्लीज बताइए। जी, बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर संध्या बता रही हैं आपको। आपकी एज कितनी है ट्रिशा? कॉल कट गया है। ओह अच्छा, तो अब बता सकते हैं ना फिर भी। एक्चुअली देखना पड़ेगा, दो अलग चीजें हैं। पीसीओएस के सिम्टम में इस तरह की ड्राइनेस और इचिंग नहीं आता ट्रिशा। एंड दूसरा, आपको किस तरीके एक्चुअली कैसे डायग्नोसिस किया पीसीओएस। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर सिर्फ अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे अगर आपको बताया गया है कि आपको पीसीओएस है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पीसीओएस के पूरे अपने 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, जिससे पूरा होने पर ही आप उसे कह सकते हैं। और ड्राइनेस होना और इचिंग होना बिल्कुल भी पीसीओएस के सिम्टम्स नहीं है। उसमें एक्ने हो सकता है, बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, और कई बार वेट पुट ऑन हो जाता है, मासिक चेंजेस आने लगते हैं, पीरियड स्किप हो जाता है, चढ़ के आता है। तो ये सब है तो ठीक है। अदरवाइज इचिंग और ड्राइनेस के लिए आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। जी एक और मैम क्वेश्चन आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये पूछ रही हैं कि क्या मेनोपॉज इनको जल्द हो सकता है? ये 40+ हैं। मेनोपॉज जल्द मतलब ये क्वेश्चन ठीक से मुझे समझ नहीं आया। अगर आपकी फैमिली टेंडेंसी है जल्दी मेनोपॉज की, आपकी मदर को हुआ या मासी को जल्दी हुआ, तो हो सकता है। और दूसरी एक कंडीशन होती है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं टाइम से पहले ही दोनों ओवरीज नॉकआउट हो गई, यानी कि उन्होंने ईस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया, तो उस केस में मासिक धर्म भी बंद हो जाएगा और टाइम से पहले मेनोपॉज हो जाएगी। बट वो एक खराब हेल्थ की कंडीशन है, वो एक डिजीज है, नॉर्मल नहीं है। जी, तो अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि मेनोपॉज की नॉर्मल एज क्या होती है हमारी कंट्री में, तो वो 45 से लेके 51 ईयर्स की एज तक होती है। तो कोई भी अगर ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन पैथोलॉजी उस एज के बाद परसिस्ट करती है, उस एज के बाद हमें दिखाई देती है, तो उसका इवैल्यूएशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर किस एज में मेनोपॉज होगा, ये ज़रा कहना मुश्किल होता है। मैम थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे हम, और हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या फ़र्क है? पीसीओडी तो बेसिकली एक कंडीशन हो गई जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं, जिसमें ओवरीज में आपके फॉलिकल्स बन जाते हैं। अब ये फॉलिकल्स ओव्यूलेट नहीं हो पाते ठीक तरीके से, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में बना रहता है, और उसके जब सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक सिंड्रोम आता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो एनकम्पास करता है बाकी सारे फीचर्स को भी, जैसे ओवरी में फॉलिकल्स होना, बट जैसे साथ साथ मैम ने बताया और भी क्राइटेरिया होते हैं, हेयर फॉल होना, बॉडी में मेल हार्मोन का ज्यादा होना एक फीमेल की बॉडी में, जिसकी वजह से बियर्ड आना या फेशियल हेयर आना, एंड्रोजेनिक मतलब कि मेल पैटर्न की बॉल्डनेस होना, एक्ने होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। फिर कुछ प्री डायबिटिक आपका हो जाना, तो ये सारी चीजें मिलके एक सिंड्रोम का रूप ले लेती हैं, जिसमें ये सारे फीचर्स होते हैं। हमारे एक कॉलर वेट कर रहे हैं, आइए इनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो जी, मैं उमा बात कर रही हूँ। जी उमा जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, आप प्रश्न करें। जी, मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहिबा से, बहुत अच्छे विषय पे, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छे विषय पे कार्यक्रम हो रहा है। थैंक यू। मुझे पूछना था कि क्या ओवरी में जब सिस्ट हो और प्रेगनेंसी भी हो तो क्या करना चाहिए?
आई थिंक हम ये इस सवाल का उत्तर पहले दे चुके हैं, शायद आपने लेट ज्वाइन किया से जुड़ी है। हमारा पहला क्वेश्चन यही था एक्चुअली। तो सिस्ट है प्रेगनेंसी में तो छोड़ दीजिए उसे एक तरफ, अगर पेन नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है और उसमें कैंसर के कोई फीचर्स नहीं है अल्ट्रासाउंड पे, तो डिलीवरी के बाद देखेंगे उसे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेन उठ जाए सिवियर, तो कई बार लैप्रोस्कोपी पॉसिबल है, नहीं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 13 हफ्ते से 28 हफ्ते के बीच में उसकी थोड़ा सा पेट में इंसिजन देके उस सिस्ट को निकाल दिया जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है। जी मैम, एक सवाल आया हमारा दिल्ली से। मानवी लिखती हैं कि मुझे फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने लेज़र ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेरा सवाल है कि क्या लेज़र ट्रीटमेंट सेफ है और क्या पीरियड्स के टाइम पर लेज़र ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं? सो एक्चुअली लेज़र थेरेपी जो होती है वो स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं, वो हमारा फील्ड नहीं है, तो इसलिए मैं इस बारे में उत्तर नहीं दे पाऊंगी। बट काफ़ी लोग लेज़र कराते हैं और तो इसीलिए आई डोंट थिंक ये अनसेफ है, बट आपको एक स्पेशलिस्ट से बात करनी पड़ेगी। पीरियड्स में बिल्कुल करा सकते हैं। पीरियड्स को लेके हमने पूरा एक सेशन किया था कि इतने मिथ्स हैं, यानी कि इतने क्या कहेंगे शालिनी जी, मिथ्स को कि बहुत भ्रम और वो लिखे हैं कि पीरियड में ये नहीं कर सकते पीरियड, तो लेजर और पीरियड का एसोसिएशन में सवाल ही मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैम, एक रितिका का क्वेश्चन आया है हमारे पास, वो लिखती हैं कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सिस्ट 8.2 सेंटीमीटर है, उनको सर्जरी एडवाइस की गई है और ये पूछ रही हैं कि सिस्ट डायग्नोज होने के बाद क्या आप सेक्स कर सकते हैं? मुझे खुशी हो रही है आज पूजा और मैम कि हम आज उस जगह पे हैं। मैं जो चाहती थी कि रेडियो डॉक्टर आज उस जगह पे है कि आप ओपनली अपनी बात शेयर कर पा रहे हैं और हमें जरूरत है इस चीज की, क्योंकि आज गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, हम क्यों ना फायदा उठाएं उस बात का। और रितिका जी बिल्कुल बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे मन में होती हैं और हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आप बताएं कि क्या सर्जरी सेफ है और क्या इस दौरान सेक्स किया जा सकता है अगर सिस्ट डायग्नोस होता है? तो अगर ये वाकई में 8.2 सेंटीमीटर जैसा कि उन्होंने लिखा है इतनी बड़ी सिस्ट है, तो ये पीसीओडी ना होके हो सकता है कोई और सिस्टिक कंडीशन हो ओवरी की, क्योंकि पीसीओडी में यूजुअली इतनी बड़ी सिस्ट नहीं बनती है। उसका बैकग्राउंड डेफिनेटली हो सकता है, बट कई बार टेराटोमा जिसको हम बोलते हैं, डर्मोइड सिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ऐसी चीजें हमने काफी देखी हैं यंग पॉपुलेशन में। अब 8 सेंटीमीटर की अगर सिस्ट है तो अगेन डिपेंड करता है कि उन्हें तकलीफ क्या है। मैंने पहले भी जैसे बताया था कि इतनी बड़ी सिस्ट को यूजुअली हम निकालना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ये दर्द पैदा करती हैं, अचानक से अपने पेडिकल में घूम जाती हैं, स्पेशली यंग लोगों में जिनका पेडिकल लंबा होता है, और उससे ओवरी की क्वालिटी खराब होने का डर रहता है। तीसरा, अगर कभी प्रेगनेंसी नहीं रही है, फ्यूचर में रखनी है, तो हम ओवरी का जितना अच्छा पोर्शन बचा लें उतना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात। तो येस, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन बिटवीन एन ओवेरियन सिस्ट एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन ये बोलने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि अगर सिस्ट बड़ी है और कई बार आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके टाइम रप्चर होने का कई बार रिस्क होता है। यही इनका प्रश्न था आगे कि क्या रप्चर हो सकता है, और अगर रप्चर होता है तो क्या इसके फिर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, उसको हम एक तरीके का ट्रॉमा ही मानते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत रेयर हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। लेकिन अगर हाँ बड़ी सिस्ट है, वो फिक्स्ड है, कहीं रुकी हुई है, कहीं अड़ी हुई है, और कई बार अगर फोर्सफुल इंटरकोर्स होता है तो उसे रप्चर होने का थोड़ा रिस्क रहता है जी। और ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो जाती है, फिर ये वन ऑफ द इमरजेंसीज मानी जाती है गायनेकोलॉजी में, क्योंकि उससे जो भी निकलेगा, वो जिस टाइप की भी सिस्ट है, वो कुछ पानी या ब्लड या कोई मटेरियल बाहर निकालेगी तो उससे बॉडी में इरिटेशन, पेन और एक एक्यूट एब्डोमेन जिसको हम बोलते हैं, वैसी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। अगेन ये सब बहुत रेयर हैं, बट यस ये है अवेयरनेस की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है। एक और प्रश्न जो इनका था वो ये था कि सर्जरी अगर ये करा लेती हैं तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस होती हैं? तो आजकल तो हमारे पास बहुत एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्जरीज हैं, हम लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, हर चीज़ कर रहे हैं, जिसमें पेन और जो आपका रिकवरी टाइम है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। तो पेशेंट 2 दिन में अपना घर जाते हैं। सिस्टेक्टमी एक सर्जरी होती है जो यूजुअली हम यंग पेशेंट में करते हैं, जिसमें सिर्फ खराब पोर्शन आप निकाल देते हैं, अच्छा पोर्शन प्रिजर्व करके उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और इसका रिकवरी रेट्स आजकल बहुत अच्छे हैं। मतलब विद इन अ वीक पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं होते, झुकने का, लेटने का, खाने पीने का,
ऑलमोस्ट नील के बराबर है। लेकिन एक प्रश्न मेरा इस जगह पे आता है कि अगर इस तरह का होता है, सिस्ट जैसे आपने निकाल दी और बहुत यंग एज में भी आप कह रही हैं आजकल ऐसा हो रहा है, तो क्या उन्हें कुछ फॉलो अप करना पड़ता है? क्या उन्हें बार बार होने की टेंडेंसी होती है क्या? बिल्कुल। तो जितनी अच्छी आपकी सर्जरी होगी, जितनी कंप्लीट आपकी सर्जरी होगी कि आपने सारा टिश्यू निकाल दिया है, एक होता है कि आप एस्पिरेट करके सिर्फ फ्लूइड निकाल रहे हैं, तो वो आजकल हम नहीं करते हैं। पूरी सिस्ट को निकाला जाए, देखा जाए कि कैंसर तो नहीं या कुछ ऐसा चेंजेस तो नहीं, और उसे कंप्लीट किया जाए। तो जितनी कंप्लीट सर्जरी, जितना छोटा सिस्ट और जितना अच्छा फॉलोअप होगा, उतना चांसेस कम होते हैं वापस आने के। और कई बार हम कुछ मेडिसिनल सपोर्ट भी पेशेंट को दे देते हैं आफ्टर द सर्जरी, डिपेंडिंग कि किस तरीके की सिस्ट थी, जिससे कि उनका रेकरेंस यानी कि वापस आने का चांस कम हो जाता है। तो हाँ, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। जी, हमारे एक कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, अपना प्रश्न करें। और मुझे पूछना है कि जो लुक्टोरिया वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, क्या ये एक यौन रोग है और क्या कालांतर में जाके इससे साइनोसाइटिस या यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। जी, अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे, संध्या मैम ने बताया भी था, तो मैम क्या बताएंगे इनको? ल्यूकोरिया एक सिम्टम है, वाइट डिस्चार्ज पेशेंट सिम्टम देता है। उसके कारण कई हो सकते हैं, यौन रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन उनमें से एक है। तो बिल्कुल ये हो सकता है, और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जा सकता है, यूट्रस से ट्यूब्स और फिर लोअर पेट में भी जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हमारे पास मैसेजेस भी आ गए हैं पूजा। मेरठ से हमें ज्योति संजीव लिख रही हैं कि मेरा सिस्ट का ऑपरेशन हो गया है आईवीएफ के टाइम, मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ, और ओवरी का टीबी क्या होता है? ओवरी की सर्जरी हो गई है, सिस्ट निकाल दी है एंड आईवीएफ हो गया है। हाँ, उन्होंने लिखा कि मेरा सिस्ट का एक ऑपरेशन हो गया है आईवीएफ के टाइम, मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ, और ये जानना चाहती है। इनका एक और क्वेश्चन है कि ओवरी का टीबी क्या होता है? टीबी एक कीटाणु, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कॉमन भाषा में और इंडिया में काफ़ी कॉमन है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट हम अपनी ओपीडी में देखते हैं जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी नहीं होती या फिर जिनको पीरियड सडनली रुक जाते हैं, तो कई बार अगर डीएनसी करो या टिश्यू में टीबी आ जाती है। नॉर्मली टीबी जो है यूट्रस या जो नले होते हैं दोनों तरफ, उनको ही अफेक्ट करती है। ओवरी में भी चली जाती है टीबी। तो ये एक कीटाणु का इन्फेक्शन है जो अंडेदानियों में हो जाता है। इससे दोनों अंडेदानियां फूल जाती हैं और उनमें पस भर जाती है, जिसको हम ट्यूबरकुलर एब्सिस वगैरह कहते हैं, और फिर उसका कोई सर्जरी ना करके हम उसको 6 महीने की टीबी की दवाई देते हैं। आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज का रेडियो डॉक्टर का टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, और हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर संध्या जैन, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं जीटीबी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अलका दाहिया, आप गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। एक श्रोता हमारे वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम प्रिया है, मॉडल टाउन से। जी प्रिया। एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे कार्यक्रम लाने के लिए। थैंक यू। जी, सेकेंडली मेरी एक फ्रेंड है जिसको सिस्ट डायग्नोज हुआ 8.2 सेंटीमीटर का। तो उस केस में क्या सर्जरी एडवाइजेबल है या ही सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा, मेडिकेशन से ही ठीक हो सकता है? तो इस विषय में जानना चाह रहे हैं। जी, वैसे ये विषय हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप शायद थोड़ी देर में जुड़ी हैं, तो हम बात कर लेते हैं। फिर से एक बार शॉर्ट में बता दें मैम। बिल्कुल ब्रीफली बता देती हूँ। 8 सेंटीमीटर की सिस्ट बड़ी है, पहली बात। सिम्टम्स अगर पेन है या कोई और दिक्कत है तो फिर उसको घुलने की वेट नहीं करनी, उसको किसी तरह की ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपी या फिर पेट खोल के ऑपरेशन की ज़रूरत ऐसा लग रहा है ज़्यादा पड़ेगी। बाकी पेशेंट की एज पे डिपेंड करेगा, और कई बार कैंसर के मार्कर्स भी हम कराते हैं ब्लड में, जिन्हें ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड, और आई थिंक डॉक्टर अलका अभी बात करेंगी इस बारे में, जांचों के बारे में। तो उनको देखते हुए अगर वो नॉन कैंसर टाइप की सिस्ट है तो फिर भी 1% चांस है उसे छोड़ दिया जाए और 3 मंथ्स पे फॉलो किया जाए। बट 8 सेंटीमीटर की सिस्ट और सिम्टम है तो मोस्ट लाइकली उनको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और वो दवाइयों से नहीं घुलेगी। जी, एक मैसेज है हमारे पास, बबीता का संगम विहार दिल्ली से लिख रही हैं कि क्या सिस्ट की सर्जरी होने के बाद महिला मां बन सकती है,
और मैम शालिनी जी ने हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह से सुनते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है जान के। हाँ जी। तो अगर सिस्ट जैसे ओवरी में सिस्ट है तो अगर उसका अनहेल्दी केवल सिस्ट का पोर्शन निकाला जाए तो हेल्दी ओवरी फिर भी है और उसमें फॉलिकल्स होते ही हैं तो डेफिनेटली प्रजनन इफेक्ट नहीं होता। बट अगर कोई ऐसी सर्जरी है जैसे कई बार कैंसर की सर्जरी में दोनों ओवरी सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, इन दैट केस मुश्किल हो जाता है। कई बार आई थिंक डॉक्टर अलका अच्छा उसको डिटेल में करेंगी। कई बार रेडियोथेरेपी वगैरह के लिए ओवरी प्रिजर्व करने के लिए हम उनको रिलोकेट कर देते हैं पेट में ही, या फिर पहले से ही उस साइड निकाल लेते हैं। तो बहुत चीजें, बहुत एडवांस हो गया है कैंसर ट्रीटमेंट। और बट जो कमिंग बैक टू हर बेसिक क्वेश्चन कि सिस्ट की सर्जरी के बाद बिल्कुल प्रजनन पॉसिबल है और वो खुद अपने एग्स की मां बन सकती है। तो हम जरूर इस बारे में, जैसा आपने कहा, हम डॉक्टर अलका से जानना चाहेंगे कि ओवेरियन कैंसर की भी हम आज बात कर रहे हैं, तो ओवेरियन कैंसर का इलाज क्या है जो आज की डेट में अवेलेबल है? तो ओवेरियन कैंसर डेफिनेटली एक गंभीर बीमारी है और उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका इलाज है। बट अच्छी बात यह है कि इसका इलाज 100% पॉसिबल है और डिपेंड करता है कि बीमारी किस स्टेज की है, किस टाइप की है, क्या एज है, पेशेंट के कंसर्न्स क्या हैं, क्या पेशेंट को फर्टिलिटी चाहिए, क्या पेशेंट आगे माँ बनना चाहती हैं। ये सब कहने के बाद एक चीज जरूरी है कि किस टाइप का और कितना फैलाव का कैंसर है, वो बड़ा जरूरी है। तो ट्रीटमेंट करने से पहले 2-3 स्टेप होते हैं। एक, आप पेशेंट को पर्सनली एग्जामिन करते हैं, उनका एक इमेजिंग मतलब कि कोई स्कैन कराते हैं और यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट का एक हेड टू टो पेट स्कैन हो जाए और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो अगर हमें उनके स्कैन और पेशेंट की कंडीशन जो कि अगर हेल्दी है, ये सब देखते हुए लगता है कि बीमारी कम है और सर्जरी से 100% निकाली जा सकती है, तो ओवेरियन कैंसर की सर्जरी करने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि पेशेंट के कैंसर का लास्ट बिट भी आप पेशेंट की बॉडी से निकाल दें, पर साथ ही साथ पेशेंट को ज्यादा साइड इफेक्ट या किसी कॉम्प्लिकेशन या डिफिकल्ट रिकवरी पीरियड से ना गुजरना पड़े। तो मिनिमल इंटरवेंशन और मैक्सिमम आउटकम ही हमारा उद्देश्य होता है। तो इसका ट्रीटमेंट लिमिटेड डिजीज के लिए होता है सर्जरी, और सर्जरी के 1 से 1.5 महीने के बाद उनकी रिपोर्ट के अनुसार कि क्या स्टेज है, बीमारी कहाँ तक थी, जिसमें हम सर्जरी में यूजुअली पेशेंट का यूट्रस, ओवरीज, कुछ लिम्फेटिक बॉडीज जिनको हम लिम्फ नोड्स और ओमेंटम, ये बेसिक चीजें होती हैं जो निकाली जाती हैं। ये मैं बात कर रही हूँ उन पेशेंट की जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हें अपने बच्चेदानी या अंडेदानी की कोई जरूरत नहीं है, और हम कैंसर को प्रायोरिटी देते हुए उसका कंप्लीट इलाज कर रहे हैं। जी। आगे का ट्रीटमेंट यूजुअली कीमोथेरेपी होता है, सिर्फ स्टेज 1A जो कि सबसे अर्ली स्टेज मानी जाती है, जिसमें बीमारी सिर्फ एक ओवरी तक ही सीमित थी और अच्छे टाइप की बीमारी थी। बीमारी का भी टाइप होता है जो कि हमें फाइनल रिपोर्ट पे पता चलता है, तो हम उस पेशेंट को सिर्फ सर्जरी के बाद अकेला छोड़ सकते हैं फॉलोअप के लिए। पर 90 to 99% केसेस में ओवेरियन कैंसर की पूरी सर्जरी के बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत होती है, जो 1 से 1.5 महीने के बाद शुरू होता है, जब पेशेंट फिट हो जाता है, सर्जरी से रिकवर कर लेता है, और ये ट्रीटमेंट कम से न कम 6 महीने तक चलता है। उसके बाद हम पेशेंट को कैंसर फ्री डिक्लेयर करते हैं। जी मैम, एक मैसेज आया हमारे पास, वो लिखती हैं कि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और पूछ रही हैं कि ओवेरियन कैंसर से बचाव के लिए क्या कोई वैक्सीन है और कौन सी महिलाएं इस वैक्सीन को लगवा सकती हैं? तो अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी के लिए आज तो हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ओवेरियन कैंसर में कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। देश में विदेश में लोगों ने कई सारी ट्रायल्स की कि अगर हम हर साल पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराएं, लेडीज का CA-125 कराएं, तो क्या उससे ओवेरियन कैंसर से होने वाली मॉर्बिडिटी या उससे होने वाली मोर्टेलिटी में कोई फर्क पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी ट्रायल्स लार्ज स्केल पे अनसक्सेसफुल रही हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, BRCA1 और BRCA2, अगर ऐसी कोई म्यूटेशन आपकी फैमिली में है तो आप जरूर अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर ये आप में आता है तो एविडेंस ये कहता है कि 35 साल की उम्र में अगर आपका BRCA1 का म्यूटेशन है और 40 से 45 साल की उम्र में आप अपनी ओवरीज और यूट्रस चाहें तो निकलवा दें। जी। तो इससे 90% आप अपना ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क कम करते हैं और 50% अपना ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम करते हैं। तो BRCA जीन एक
का म्यूटेशन होना आपका ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो एक ही ये दुनिया में ऐसी टेक्निक है जो प्रिवेंशन के लिए सक्सेसफुल है। बाकी अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल डेफिनेटली आपका रिस्क किसी भी बीमारी का कम करता है, बट क्या वो 100% आपको कैंसर से बचाता है? तो ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, BRCA1 BRCA2 की आपने बात करी और इस तरह का जो जीन म्यूटेशन है जिसके बारे में आपने कहा कि काफी ये डिसाइड कर सकता है कि आपको कैंसर हो सकता है कि नहीं, तो अगर ये किसी के हिस्ट्री में है कि BRCA1 की मदर को या सिस्टर को या क्लोज फीमेल रिलेशन को रहा है, तो क्या इसी बेसिस पे उसे अपने ओवरी और अपने ऑर्गन्स निकाल देने चाहिए? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, सपोज करें आपकी मदर को ये हिस्ट्री है, तो आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। ये टेस्ट आज हर बड़े सेंटर पे एकदम नॉमिनल रेट्स पे उपलब्ध हैं। 15,000, 20,000 इस तरीके के पैकेजेस में आप इनफैक्ट एक HBOC पैनल होता है, हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जीन्स हैं। तो अगर आप में उस जीन की कोई खराबी आती है तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट 45 ईयर्स के पहले अपनी ओवरीज निकलवाने का प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में तो अगर लोगों को ब्रेस्ट में BRCA का म्यूटेशन आता है तो लोग ब्रेस्ट भी निकलवा देते हैं, बट उतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। जी, हमें मैसेज आया है यशपाल जी का द्वारका दिल्ली से और वो बहुत तारीफ कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम की। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं तो इनको लेते हैं और प्रॉब्ली लास्ट होंगे हमारे कॉलर इस कार्यक्रम के लिए। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कोंडली से बात कर रही हूँ, रचना, और मुझे एक सवाल पूछना था। जी जल्दी पूछ लें। एक मिथ है कि सिस्ट निकलवाने के बाद एवरी से क्या ये समस्या जो है वो सर्वाइकल से भी जुड़ती है? जी डॉक्टर संध्या आपको बता रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों अलग ऑर्गन्स हैं। ओवरी का सर्विक्स से कोई अलग से मतलब ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और अब हम इस कार्यक्रम को खत्म करें उससे पहले हम दोनों हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जरूर पूछना चाहेंगे कि इसको प्रिवेंट करने का क्या कोई तरीका है जो आप बताना चाहें, या क्या टिप्स हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप उन श्रोताओं को देना चाहते हैं जो इसको सुन रहे हैं। तो मैंने एक स्टडी करी थी बहुत सालों पहले जिसका नाम था सिम्टम इंडेक्स। ओवेरियन कैंसर जो है बहुत, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉन गायनेकोलॉजिकल होते हैं। मेरे खुद पड़ोस में एक लेडी को कुछ सिर्फ 1 महीने की हिस्ट्री थी, खाना हजम नहीं हो रहा, पेट फूल रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, एंड जब तक डायग्नोज हुआ स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर था। तो इट्स अ साइलेंट किलर और मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेज 3 में डिटेक्ट होगा। सिम्टम इंडेक्स मैं आज इस फोरम पे अलर्ट करना चाहती हूँ। अगर लोअर एब्डोमिनल पेन है, पेल्विक पेन है, खाना हजम नहीं हो रहा, थोड़ा सा खाने पे पेट फुल हो रहा है, प्लीज गेट अलर्टेड। ये ओवेरियन कैंसर के अंडरलाइन लक्षण हो सकते हैं। और ये अगर लक्षण पिछले 1 साल में बार बार हो रहे हैं और 1 महीने में 12 बार से ज्यादा हो रहे हैं तो ये इंडेक्स पॉजिटिव होता है। तो इस कैंसर में सिम्टम के अलावा और कुछ नहीं है जो आप पकड़ सकते हैं। कोई कैंसर मार्कर, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है। लेकिन अगर लेडी को किसी भी एज में ये सिम्टम्स हैं, एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। जी। उसके बाद एक गायनेकोलॉजिस्ट या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट को जरूर दिखा लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई है। और डॉक्टर अलका, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भी 60 to 70 इवन 80% अगर मैं बोलूं प्री मेनोपॉजल लेडीज में सिस्ट बिनाइन होती हैं। तो सोशल मीडिया पे जो फैलाई जाने वाली बातें हैं कि हर चीज को सर्जरी की जरूरत है, ऑर्गन निकलवा दें, यूट्रस निकलवा दें, सबको हिस्टेरेक्टमी, सबको ओवरेक्टमी, जो हमारे क्लिनिकल टर्म्स हैं, तो इसमें ना जाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मैम ने कहा, तो खुद ही करा सकते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, बिकॉज आजकल इवन कैंसर्स में हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग यानी यूट्रस स्पेयरिंग, ओवेरियन टिश्यू स्पेयरिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी एज में कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ट्रीटमेंट मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कराया जा सकता है विद मैक्सिमल आउटकम्स। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। तो श्रोताओं, आज हम अपने इस कार्यक्रम ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर महत्वपूर्ण विषय रहा है और हमारे साथ थी डॉक्टर संध्या जैन और डॉक्टर अलका दाहिया, जिनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आई और हमें इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। चलिए, धन्यवाद मैं भी दे दूं अपनी तरफ से और रेडियो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से। आप दोनों विशेषज्ञों का हार्दिक धन्यवाद कि आप समय निकालकर यहाँ आए। डॉक्टर संध्या जैन, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं UCMS और GTB हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अलका दाहिया,
आप गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, दोनों विशेषज्ञों का, दोनों रेडियो डॉक्टर्स का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी जी, और आपका विशेष धन्यवाद हमें यहाँ तक लाने के लिए और लोगों तक इतनी जरूरी बातें पहुंचाने का माध्यम बनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, और हमारे कहने पर आप अपने शेड्यूल से समय निकालते हैं और हमारे श्रोताओं को समय देते हैं, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब इसी के साथ पूजा और शालिनी मित्तल को दीजिए इजाजत, तो स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।